आइए एक मॉडिफाइड सिनेरियो देखते हैं जहां हमारे विदेश में रहने वाले अंकल बोरिस चाचा के पेट में एक दिन दर्द होता है और बेचारे डायरिया का भी शिकार हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर उन्हें कोविड टेस्ट की सलाह देते हैं। हमारे बोरिस चाचा भी सोचते हैं यार ये पेट दर्द का कोविड से क्या ही संबंध हो सकता है, पर जब रिजल्ट आता है तो अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है ऐसे सिम्टम्स के साथ? बिल्कुल है। इनफैक्ट स्टडीज़ ये बताती है कि 20% पेशेंट जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थे और कोविड-19 से बैटल कर रहे थे, उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स देखने को मिले, जैसे पेट में दर्द, डायरिया और वॉमिटिंग। और चौंका देने वाली बात यह है कि 5% ऐसे भी केसेस थे कोविड पॉजिटिव जिनमें सिर्फ और सिर्फ डायरिया या पेट में कॉम्प्लिकेशंस की ही सिम्टम्स देखने को मिले। और एक्सटेंडेड स्टडीज़ ये तक बताती है कि कोविड-19 अलग अलग टाइप की हार्ट एलिमेंट्स या हार्ट इंजरी या हार्ट डिजीज़ भी क्रिएट कर रहा है। इन शॉर्ट, कोरोना वायरस ना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है बल्कि हार्ट और इंटेस्टाइन को भी इन्फेक्ट कर रहा है। पर वो कैसे? तो यही सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर एक कॉलोनी है। कॉलोनी में कुछ घर हैं, घरों में कोई रहता नहीं, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। एक जैसा ताला लगा है सारे घरों में, और अंदर कुछ सामान रखा है, फर्नीचर रखा है, कुछ कुछ थोड़े बहुत वैल्यूबल सामान भी रखे हैं। घरों की मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर हाउस कीपर के लिए एक आदमी को नियुक्त किया हुआ है, जिसके पास एक चाबी है जिससे वो सारे घरों को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि भाई ताला तो सब में एक ही जैसा लगा है कि नहीं। और वहाँ पर कई सिक्योरिटी गार्ड भी है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा अलर्ट पर रहता, तैनात रहता है। एक दिन क्या होता है, एक चोर को ये बात पता चलती है और एक चोर आता है जिसके पास सेम टू सेम वैसी ही चाबी है जो कि आपके हाउस कीपर के पास रहती है। वो ताला खोलता है, एक घर के अंदर जाता है और सामान तोड़ना फोड़ना चालू कर देता है, इधर उधर चीज़ें बिखेरता है। उसके जो काम की चीज़ें होती है वो निकाल कर वो चोरी करने लगता है। उसको देखा सीखी और चोर आ जाते हैं जिनके पास भी सेम चाबी रहती है, और वो कुछ और घरों में घुसते हैं, अंदर बिखेरते सामान, अंदर तोड़ फोड़ मचाते हैं और अपने काम की चीज़ें बटोरना चालू कर देते हैं। ये देख लेता है सिक्योरिटी गार्ड और फिर वो क्या करता है, सीटी बजाता है। सीटी बजाकर बाकी और सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट करता है और उन लोग को बुलाता है, और जाके वो अंदर जाते हैं, सिचुएशन देखते हैं और उनके बीच में मुठभेड़ चालू हो जाती है, और जिसके चक्कर में अंदर का और सामान जो और सिचुएशन है घर के अंदर की चीज़ें वो बिगड़ने लगती हैं। ये देखकर और ये सारी सिचुएशन को समझते समझते वहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते, थोड़े बावले टाइप के, वो नहीं जिनके हाथ में बस बंदूक दे दी, और वो बिल्कुल बिना सोचे समझे बाहर से गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। तो घर जो है कुछ वो अंदर से भी डैमेज हो गए, बाहर से भी हो गए। इनफैक्ट इतने बावले थे सिक्योरिटी गार्ड कि ये उन घरों पे भी गोलियां चलाने लगे जहाँ पर चोरी नहीं घुसा। तो एक्चुअल में जो सिचुएशन है ना, एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल में वही है जो कि आप कोविड के पेशेंट के साथ होता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ कोविड के पेशेंट के साथ होता है। ये एनालॉजी है। इस एनालॉजी में मैं आपको बताता हूँ, ये जो घर है ये आपके बॉडी के सेल्स हैं एक्चुअल में, और जो जिन घरों में चोर घुसे हैं वो अफेक्टेड सेल है, और जिन घरों में चोर नहीं घुसे हैं वो आपके अनअफेक्टेड सेल्स हैं। और ये जो यहाँ पर चोर है ना, ये चोर और कोई नहीं, आपका कोरोना वायरस है। और ये जो चाबी और की और जो लॉक की एनालॉजी है, यहाँ पर जो चाबी है वो एक्चुअल में आपका क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, जो कि आपके कोविड या तो कोरोना वायरस के ऊपर पाया जाता है। और यहाँ पे जो ताला है ये आपके सेल के ऊपर का ACE2 रिसेप्टर है, जिसमें ये फिक्स होके एंट्री ले पाता है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं दोनों टाइप के, ये आपके WBCs हैं, जिसमें आपके जो अच्छे वाले, ये जो हमारे सीधे सच्चे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपके मैक्रोफेजेस है एक्चुअल में। और ये जो कि बंदूक पकड़े, ये न्यूट्रोफाइल्स हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, और आपके नेचुरल किलर सेल्स भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो सीटी है ना जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सीटी एक्चुअल में आपके साइटोकाइंस है, जिसकी मदद से ये एक दूसरे से WBCs कम्युनिकेट करते हैं। अब पूछोगे हाउस कीपर कौन था? ये हाउस कीपर एक्चुअल में अलग अलग न्यूट्रिशन है जो कि आपके सेल के अंदर एक्सेस करते हैं और आपके सेल को फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब इस एनालॉजी को हम और डिटेल में समझते हैं, टेक्निकली समझते। आइए, जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं? वो सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से ग्रो करते हैं। जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तो छोटे से थे बिल्कुल, मतलब 2.5 से 4 किलो के बीच में आपका वेट हुआ करता था, और आधे फीट के भी नहीं थे। अब देखो आपकी हाइट कितनी हो गई, आपका कहीं होगा तो वेट भी अच्छा खासा हो गया।
तो ये हुआ कहाँ से, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मास आया कहाँ से? भाई बाहर से आके तो कुछ जुड़ा नहीं है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और एक से वो दो में बन जाते हैं, सेम टू सेम डिट्टो एक जैसे। और फिर ये दो के फिर क्या हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, चार के आठ हो जाते हैं, आठ के 16, बाकी आप मैथ समझ ही गए। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, बाय सेल्यूलर डिवीजन। यार मैथ्स वाले तो सर को जाते रह गए होंगे क्या बोल दिया, है कि नहीं। और कई जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके बैक्टीरियाज हो गए, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल एग्जैक्टली दो में आपका डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से इनकी ग्रोथ होती है। अब हम अपने कोविड-2 वायरस के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। हमारा कोविड-2 जो वायरस था वो स्पेशली आपके 4 मेन प्रोटीन से मिलकर बना था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, इन 4 प्रोटीन से बनता है। उसके अलावा इसका एक जेनेटिक मटेरियल जो कि आपका आरएनए भी होता है। पर हमने एक कॉन्सेप्ट और समझा था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि वायरसेस के पास राइबोसोम तो होता ही नहीं है, तो वो खुद से प्रोटीन नहीं बना सकते। इन शॉर्ट खुद से अपने आप को नहीं बना सकते। मतलब ये बना पूरा प्रोटीन से है, पर ये खुद को नहीं बना सकता। मतलब इसमें वायरसेस में सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। मतलब वायरस 1 से 2, 2 से 4 नहीं होता है। तो फिर क्या करता है, ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी बॉडी का कोई सेल है और इस पे इन्फेक्शन करने आ गया आपका कोविड-2 वायरस, और किसी प्रकार से वायरस आपके बॉडी सेल के अंदर एक बार एंट्री मार गया, है कि नहीं। इस एंट्री को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। सेल के अंदर की एंट्री को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आपकी बॉडी सेल के अंदर एंट्री पा गया। अब क्या करेगा, ये आपके बॉडी के जो सेल है जिसके अंदर एंट्री पाई है इसने, उसको एक तरीके से हाईजैक कर लेगा। कैसे हाईजैक करेगा, ये इंस्ट्रक्शन भेजेगा आपके बॉडी सेल के न्यूक्लियस को, और उसको क्या करेगा, बोलेगा कि मुझ जैसी वायरसेस जैसी और रेप्लिका बना। अपना बाकी का जो काम कर रहा है वो छोड़, मुझ जैसे और वायरसेस बनाना चालू करो। और आपके भोले भाले सेल जो है इस इंस्ट्रक्शन की कॉपी में आ जाएंगे और खूब सारे अंदर ही अंदर अपना काम छोड़ के वायरसेस बनाना चालू कर देंगे, आप ही के बॉडी सेल्स। जी हाँ, आपका जो होस्ट रहता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि आपका जो वायरस होता है उसका जो आरएनए होता है वो इंस्ट्रक्शन भेजता ही ऐसा है कि आपके बेचारे बहकावे में आ जाते हैं। और इसी कारण से हमने इसको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इसका जो आरएनए होता है वो पॉजिटिवली सेंस्ड आरएनए होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और चूंकि ये एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाने की बात करता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, इसी कारण से इसके जो आरएनए होता है उसको हम कई बार आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। आपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर हम किसी तरीके से इसके रेप्लिकेशन को और इस इंस्ट्रक्शन के भेजने को रोक दें, मल्टीप्लिकेशन को किसी तरीके से, तो वायरस कोई ज़्यादा काम का नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इसी कारण से हम कई एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं। हाँ, आपको याद हो रेमडेसिविर, फेविपिरार, है ना। एंड में हम फिर से डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में हम कर ही चुके हैं। एक बार अंदर खूब सारे अगर वायरसेस बन गए तो आपका सेल कोई काम का नहीं रह जाता बेचारा, और सेल बर्स्ट होता है और इसमें से अंदर से खूब सारे वायरसेस निकलते हैं और फिर इकट्ठे आपके एडजॉइनिंग सेल्स को इन्फेक्ट करते हो। सेम प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन आप देखो कितना ज़्यादा हाई रेट का होता है। और इसी कारण से जो कि कोविड के पेशेंट्स होते हैं वो 5 से 6 दिनों में ऑन एन एवरेज सिम्टम्स या लक्षण दिखाने लगते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि सिम्टम्स जो है वो जल्दी दिखने लगते हैं। लॉन्ग टर्म का इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है। अब जैसे ही आपके सेल्स की डेथ होती है वो इकट्ठे एक जगह होने लगते हैं लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम कई बार पस भी बोलते हैं। तो इस कारण से पस सेल्स या पस जो है आपकी जमा होने लगती है, और ये पस जो है कई जगह जाके क्लॉगिंग या चोकिंग करती है। पर एक सेकेंड, ये वायरस को इस सेल के अंदर कैसे एंट्री मिली? अब हम इसको समझते हैं कि एंडोसाइटोसिस हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, एक्चुअली आपके बॉडी सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। अगर ये शेप का सेम टू सेम शेप का कोई और केमिकल इस पे आके फिक्स हो जाता है तो वो उसको अपना समझ के गले लगा लेता है। इन शॉर्ट क्या हो जाता है, उसको एंट्री दे देता है सेल के अंदर, मतलब एंडोसाइटोसिस की परमिशन मिल जाती है और एंडोसाइटोसिस हो जाता है। अब याद करिए, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। स्ट्रक्चर का जो था आपका कोविड-2 वायरस का, उसके सरफेस पे आपका एक प्रोटीन पाया जाता था जिसको हम कहते थे स्पाइक प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन। इस प्रोटीन का भी एक पर्टिकुलर शेप होता है जो आपके बॉडी का एक रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। इसमें परफेक्टली आके फिट हो जाता है। ये ACE2 रिसेप्टर आपके कई
एपिथेलियल सेल्स पर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में भी कि किस प्रकार से स्पाइक प्रोटीन जो है ACE2 रिसेप्टर के ऊपर बिल्कुल लैच हो जाता है और जैसे ही फिक्स हो जाता है वही आपकी जो की लॉक एनालॉजी जो हमने यूज़ की है सेम टू सेम यहाँ पर वही लागू होती है और एंडोसाइटोसिस हो जाता है और बाकी फिर वही प्रोसेस जो हमने अभी देखी थी वही रिपीट होती है। और ये ACE2 प्रोटीन पाया कहाँ पे या ACE2 रिसेप्टर आपका पाया कहाँ पे जाता है? ये आपके लंग्स, किडनीज, हार्ट और इंटेस्टाइन। अब समझ में आया कि क्यों आपका लंग्स को इन्फेक्ट कर लेता है, किडनीज को भी इन्फेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस, हार्ट और इंटेस्टाइन को भी करता है, जो कि हमने वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में बाबू भैया का जो हमने केस लिया था ना कि उनको पेट दर्द था, वो इसलिए था क्योंकि कोरोना वायरस किसी तरीके से इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो इंटेस्टाइन के भी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर ACE2 रिसेप्टर होता है जिस पर इसका जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो एज इट इज़ बिल्कुल फिक्स हो जाता है, डॉकिंग हो जाती है और जैसी डॉकिंग हुई अंदर गया और अंदर जाके आपके मल्टीप्लिकेशन हुआ और आपके सेल को नुकसान पहुंचा देता है। अब बात ये होती है कि आपके लंग्स में ही आपको ज़्यादातर आपने केसेस क्यों सुने हैं कि जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है कोरोना में, जनरली यही बोलते हैं कि खांसी जुकाम आ रहा है तो आपका कोरोना हो सकता है। वो भी समझ लेते हैं कि क्यों लंग्स ही सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि लंग्स तक पहुंचना आपके काफ़ी आसान होता है कोरोना वायरस के लिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जो कि ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है, आप उसके संपर्क में आते हैं किसी भी तरीके से, अगर वो खांसते हैं, छींकते हैं तो उनके सलाइवा ड्रॉपलेट्स में जो रहता है वो कोरोना वायरस रहता है ऑलरेडी। अब वो आपके हाथ पे लगता है, फिर आप अपने हाथ को मुंह पे छूते हो, इसी कारण से कहते हैं कि भाई मास्क लगा के रखो और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बना के रखो, एटलीस्ट कम से कम 3 फीट की। सोशल इंजीनियर अवरसेल्फ, अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे हम, है कि नहीं? तो ये कम से कम दूरी बना के रखो। तो एक बार वायरस अगर आपके नाक पे या मुंह तक पहुंच जाता है तो फिर वो आपकी नेजल कैविटी से या माउथ से होते हुए, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर, फेरिंग से होते हुए, आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होते हुए, मतलब लंग्स के एंड वाला जो हिस्सा होता है जिनको हमने क्या कहा था, एल्वेलाई। ये वही एल्वेलाई है जो कि आपकी बॉडी में लगभग 600 मिलियन की मात्रा में पाए जाते हैं, विच एक्ट्स एज सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहीं पर आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें वापस आती है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था। तो ये एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं और एल्वेलाई की सरफेस पे क्या पाया जाता है? ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। और ACE2 रिसेप्टर पहुंचा, स्पाइक प्रोटीन फंसा, गले लगाया, मतलब एंडोसाइटोसिस हुआ, सेल के अंदर गया और सेल को नुकसान पहुंचाना चालू। कई बार जो डेथ ऑफ सेल होती है उसके लिए भी हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब डेथ ऑफ अ सेल। अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो वो कई बार खुद भी मर जाता है, नहीं तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स हैं जिसको हम अभी आगे चल के बोलेंगे नेचुरल किलर सेल्स, वो आके इन लोग को मार डालते हैं। मतलब अगर गरीब हो, गरीबी हटाने का सबसे अच्छा तरीका गरीब को ही हटा दो, तो वही वाली फिलॉसफी टाइप के होते हैं कि कोई इन्फेक्टेड है तो उसी को मार दो। तो इस तरीके से आपका डिफेंस सिस्टम काम करता है बॉडी का। और जब आपके एल्वेलाई में खूब सारा डैमेज हो चुका रहता है तो हमें पता ही है कि पस सेल्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर आपका फ्लूइड जमा हो जाता है और इस सिचुएशन में सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, ब्रेथलेसनेस होती है, जो कि आपका एक सिम्टम है कोविड-19 का। और ऐसी सिचुएशन को हम ARDS बोलते हैं, मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि एक बहुत स्टेज होता है, लेटर स्टेज होता है, कईयों में जल्दी भी देखने को मिल जाता है ARDS में, जहाँ पर आपका फ्लूइड जमा होने लगता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब आगे हम समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है ना। हम ये देख ही चुके हैं कि WBCs होते हैं आपकी बॉडीज़ में और ये WBCs क्या करते हैं? आपके इन्फेक्शन को टैकल करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोरोना ने इन्फेक्शन कर दिया, वही ACE2 रिसेप्टर पर उसके अंदर चला गया और एकदम से आपकी बॉडी में अपन लंग्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में खूब सारे जो है सेल्स की डेथ होने लग गई है, वहाँ पर कोरोना वायरस फैलना चालू हो गया है। तो क्या होता है? आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें मैक्रोफेजेस रहते हैं आपके और न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, और ये वही न्यूट्रोफिल्स है जो लड़ते लड़ते बह जाते हैं आपके बॉडी के, खुद ही को सेल्स को मारने लगते हैं। वही एनालॉजी में गन वाले आपके सिक्योरिटी गार्ड, तो ये वही न्यूट्रोफिल्स है कि आपके बॉडी सेल्स को भी ये नुकसान पहुँचाना चालू कर देते हैं कई बार। अब जैसे ही मान लीजिए अगर वायरसेस का जो है वो सर्ज हो गया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये लोग क्या करते हैं? साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं, कम्युनिकेटिंग प्रोटीन होता है साइटोकाइनिन्स, और फिर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बुलाते हैं, जो कि आपके क्या है? बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स, टी सेल्स आते हैं जिनको हम, और इन्हीं के साथ आता है वही खतरनाक नेचुरल किलर सेल्स जो कि आपके एपोप्टोसिस करता है, मतलब इन्फेक्टेड सेल को मारना चालू कर देता है। आपका ये न्यूट्रोफिल्स भी एपोप्टोसिस करता ही करता है।
तब क्या होता है कि जैसे ही बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं, ये धमाधम मारना चालू करते हैं मैक्रोफेजेस के साथ। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बी सेल्स होते हैं वो हेल्पर सेल्स की मदद से एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। ये एंटीबॉडीज दो काम करते हैं दोस्तों। पहली चीज, जो अगर आपका स्पाइक प्रोटीन है कोविड-2 वायरस के जो सरफेस पे था, अगर हम उस स्पाइक प्रोटीन, चूंकि वो ACE2 में फंस जाता था एग्जैक्टली, जो की जो है वो लॉक में एग्जैक्टली फंस जाती थी हमारी एनालॉजी में, अगर मैं उस की को ही किसी तरीके से उसके ऊपर कोई चीज़ लगा दूं जिसकी वजह से वो ताले में ही ना जा पाए, तो एक्चुअल में एंटीबॉडीज ये करते हैं। एंटीबॉडीज का एक शेप होता है जो कि परफेक्टली आपके वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक जाता है, और वो स्पाइक प्रोटीन को एक प्रकार से डिसेबल कर देता है, जो कि अब आपके ACE2 रिसेप्टर पे नहीं बाइंड हो पाता है। इस तरीके से डिसेबल कर देता है। पहला काम एंटीबॉडीज करती है, और दूसरा काम एंटीबॉडीज ये करती है कि इसको मार्कअप कर देती है, मतलब इसकी पहचान बना देती है। तो आपका क्या होता है, टी सेल्स और बी सेल्स आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और आपके हेल्दी सेल्स जो है, जो कि अनइन्फेक्टेड सेल्स है, उनको मारने की बजाय क्या करता है, अब एग्जैक्टली इनको मारना चालू कर देते हैं। और इसीलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपके जल्दी से जल्दी इन सारे सेल्स जो है, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, इनका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और फटाफट मारना चालू करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग हमें चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि आपका आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा था कि गोल्डन मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, च्यवनप्राश वगैरह लेना चाहिए इत्यादि। और अगर ये सब आपको नहीं पसंद है तो मार्केट में अब तो कोरोनिल भी आ गई, तो कोरोनिल लगा आप अपनी रिस्क पे लीजिएगा, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, आगे जो गाइडलाइंस आती है। और एक दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में न्यूज़ में चल रही है, जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक्चुअल मिक्स स्टेरॉइड है, जो कि आपका क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक ज़रूर लीजिएगा, जो अब हॉर्लिक्स के ऐड में भी दिखाने लग गए, है कि नहीं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब वायरसेस का सर्ज हो जाता है, एकदम से वायरसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि आपके जो डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो बौराने से लगता है, और फिर वो क्या करता है, एकदम से खूब सारे साइटोकाइनिन्स रिलीज करने लगता है। उसको लगता है कि बहुत मेजर खतरा आ गया है, तो साइटोकाइनिन्स रिलीज करने लगता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म। अब जैसे ये साइटोकाइनिन स्टॉर्म आता है, आपके न्यूट्रोफाइल्स और नेचुरल किलर सेल्स की भी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये और एपोप्टोसिस करने लगते हैं, मतलब आपके हेल्दी सेल्स को भी मारने लगते हैं। तो इस प्रकार से जितना कोरोना वायरस ने नुकसान पहुंचा रहता है, लगभग उतना और कई पेशेंट्स में तो ऐसा रहता है कि उससे ज़्यादा नुकसान आपके बॉडी के इम्यून सेल्स ही करने लगते हैं। और ये रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चालू हो चुका है कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो कि है कोविड-19 के बहुत से पेशेंट्स में देखा गया, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, और इसको रोकने के लिए अलग अलग थेरेपीज़ की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है अभी जो फेमस है वो आपका प्लाज्मा ट्रांसमिशन है। और ये प्लाज्मा ट्रांसमिशन जो है, या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, इसके बारे में हम वैसे डिटेल में आगे बात ही करेंगे। इसकी मदद से क्या होता है, आपकी जो ऑलरेडी कोविड-19 से बैटल कर चुका है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर एक बार एंटीबॉडी बन जाती है उस शेप की, तो आपकी बॉडी उसको रिमेंबर कर लेती है, याद करती है। इसलिए कई बीमारियाँ आपको जीवन में एक बार होती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स बहुत कम रिपीट होती है लोगों में, कि ऐसा बोलते हैं कि एक बार हो गया अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ आपके एंटीबॉडीज़ बन चुकी रहती है। तो जो कोविड पेशेंट्स ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, उनके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बन चुकी रहती है, किसके खिलाफ, आपके कोरोना वायरस के खिलाफ। अब जो नया पेशेंट होता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जिसको कोरोना लगा रहता है ना, उसमें उसकी एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ होती है इस प्रोसेस में। और अगर आपको ये नहीं पसंद, तो फिर आप उस वायरस को किलिंग के लिए बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स है ही, जैसे रेमडेसिविर और सिप्लागिसिप्रेमी और फैपीफ्लू, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या करता है, वो आपके आरएनए को किल कर देता है। इनफैक्ट कई मेजर्स हैं, अब तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन मेजर्स को जल्दी से देख लेते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोविड-19 से बैटल में जीत सकते हो। जैसे कि सबसे अच्छा जो तरीका है, वो मेरे को 2 चीज़ें पसंद है। वो है सबसे पहली चीज़ कि अपना हाथ लगातार साफ करते रहिए, जहाँ से भी बाहर से आते हैं, मतलब वॉशिंग अवर हैंड्स। और हम ये वीडियो में देख भी चुके हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो फैटी लिपिड लेयर होती है, जो ऑयल टाइप की होती है, वो एक्चुअल में ब्रेक हो जाती है जब आप साबुन से धोते हो, तो वायरस आपका वहीं का वहीं बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल डिसमेंटल हो जाता है। और सबसे अच्छा जो है वो सोशल इंजीनियर करके रखो, मतलब अपने आप से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और मास्क पहन के रखिए। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के भी तरीके हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस जारी की, हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी इसके बारे में। और गोल्डन मिल्क जो कि आपका हल्दी वाला दूध है, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक ज़रूर लीजिए, नहीं तो डेक्सामेथासोन है ही। और फिर एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि आपकी वायरल रेप्लिकेशन को रोकती है, जैसे रेमडेसिविर और सिप्रेमी। और एंटीवायरल ड्रग्स जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है सेल के अंदर वाले, उसके लिए कौन सी है, आपकी फैविपिराविर है।
और फिर आपका एंटीबॉडीज़ अगर आप ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहो तो फिर आपकी प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है ही। इन सारी चीज़ों पे खासकर प्लाज्मा थेरेपी पे और ये सब पे हम डिस्कशन वैक्सीन्स पे आगे बहुत डिटेल में करेंगे दोस्तों, पर आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। अब तो आप किसी और को भी समझा सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो अब हम बाकी बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक प्लीज़ डू टेक केयर, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।